हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम देखेंगे अपनी 13th क्लास या अपना 13th वीडियो क्वेश्चन सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स बेस्ड। तो क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट्स तो देख लिया आपने। उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सी एक ऑप्शन सही है। ऑप्शंस में सबसे पहले है कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकेंड इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। थर्ड इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। एंड स्टेटमेंट मतलब फोर्थ ऑप्शन इज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हार्डवेयर होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कभी टच करके देखा है, फिजिकली देखा है? कभी ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा। तो हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं? हम कहते हैं ना कि बेसिकली जो फिजिकली हम देख सकते हैं, फिजिकली हम उन्हें उनके काम को देख सकते हैं या उन्हें टच वगैरह कर सकते हैं, वो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस का पार्ट है। ठीक है, ये ऑब्वियसली एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट ये बस तरीका है जैसे हम पढ़ते हैं समझते हैं, राइट। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो यस, वो हमें फिजिकली हम उन्हें नहीं देख सकते ना। सॉफ्टवेयर एक तरह से हमारे जो भी सिस्टम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा सिस्टम वर्क करता है, राइट। तो वो फिजिकली हम नहीं देख पाते या फिजिकल फॉर्म्स में वो अवेलेबल नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है तो येस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो येस हमारी गलत हो गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एल्गोरिथम आपने कितनी बारी सुना होगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अगर हम इसी आईसीटी के ही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एल्गोरिथम मतलब कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जो भी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर होता है उसे हम पूरे को डिफाइन करते एक टर्म में जो कि है एल्गोरिथम, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट येस 100% सही है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? यस, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो यही है हमारा आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अ यूनिवर्सिटी टीचर प्रपोजेज अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन व्हाई पेरेंट्स आर apathetic to the university programs. Which of the following research methods will be most appropriate for the project? तो क्वेश्चन में मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी के टीचर है जो कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं, वो इस पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किस टॉपिक पे? तो वो उनका टॉपिक है वाई पेरेंट्स आर अपैथेटिक टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। कि जो पेरेंट्स हैं उनमें क्यों यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, उदासीन रवैया है बेसिकली प्रोग्राम्स की तरफ। तो क्वेश्चन है, कुछ मेथड्स दिए हैं ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा मेथड है जो इन्हें यूज़ करना चाहिए, अप्रोप्रिएट होगा सबसे ज़्यादा? फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेकेंड इज हिस्टोरिकल मेथड, थर्ड इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड या फोर्थ इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन सारे टर्म्स की या रिसर्च के जो टाइप्स दिए हैं, मेथड्स हैं कैसे, तो उनकी। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑब्वियसली जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहा हो, कॉज हो, इफेक्ट हो, ये सारी चीज़ें। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऐसा एक्सपेरिमेंटल नहीं है, राइट। उसमें हमें कुछ प्रूव वगैरह नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बिहेवियर है उनका जिसे हमें जज करना है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। देन अगर हम हिस्टोरिकल मेथड की बात करें या हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है उसमें हम किसी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली चीज़ को या जो पहले से है, राइट, पास्ट में रही है, तो उसके ऊपर अगर हम कुछ रिसर्च करते हैं तो वो हिस्टोरिकल होता है। थर्ड है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, दैट इज़ हम एक रिसर्च करेंगे, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे, फिर उनका उस पर्टिकुलर जो भी हम मतलब कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, उसमें उनका जो भी बिहेवियर होगा वो हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेस पे हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे या हम अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये भी आपको पता है कि कोई ऑलरेडी कुछ हो चुका है इन द सेंस कि कोई सिचुएशन है जो ऑलरेडी घट चुकी है उसे हम जज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, राइट। तो
देखिए जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बिहेवियर या मेथड, यही आंसर होगा, क्योंकि उन्हें ये देखना है कि पेरेंट्स अपेथेटिक क्यों है। ठीक है, तो इसमें कुछ हिस्ट्री नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा ना, ये हम ऑलरेडी हुआ चीज़ कोई चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वो कंडीशंस में जाएंगे, या तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, बेसिकली उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जो भी बिहेवियर होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेस पे रिसर्च अपनी कंडक्ट करेंगे। इसलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्लियर है। देखिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। यूनिवर्सिटी में जितने भी गवर्नेंस होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, बेसिकली वो कौन लेते हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा लिया जाता है, कौन एग्जीक्यूटिव हेड है। तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज द चांसलर, सेकंड इज द वाइस चांसलर, थर्ड इज द रजिस्ट्रार, या फोर्थ है द एजुकेशन सेक्रेटरी। तो बिल्कुल आप सभी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से इन्वॉल्व रहे होंगे, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, वीसी सर होते हैं या वीसी मैम जो भी हो, वाइस चांसलर होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज द वीसी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। तो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो अगेन ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी बॉडीज विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो हमारी एमएचआरडी है, अब जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता है, तो उसका डिपार्टमेंट है, आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, या कुछ बॉडीज़ के नाम दिए हुए हैं। इनमें से कौन सी है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं DHE के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर। तो 4-5 जो हमारी बॉडीज़ दी हैं वो हैं, सबसे पहले दिया है न्यूपा, NUEPA, देन है UGC, थर्ड इज AICTE, देन D इज DEC, एंड लास्ट वाला है ICSSR, राइट। अब ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है BC एंड D ओनली, दैट इज UGC, AICTE एंड DEC। देन सेकेंड है ABC, दैट इज न्यूपा, UGC एंड AICTE। थर्ड है CDE, दैट इज AICTE, DEC और ICSSR। और फोर्थ है हमारा AD&E, दैट इज न्यूपा, DEC और ICSSR। इनमें से कौन सी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्योंकि UGC नेट का ही क्वेश्चन है, UGC एक रेगुलेटरी बॉडी है, आपको पता ही होगा, तो इसलिए ये तो क्लियर है कि जो B है वो तो होगा ही आंसर। ठीक है, तो B ऑप्शन होगा, तो 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, राइट। तो अब अगर आपको इसका आंसर जानना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप इसका फुल फॉर्म जानें। ठीक है, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके आंसर की बात करते हैं, कौन सा आंसर होगा। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज BC एंड D, दैट इज UGC, यस, AICTE और DEC। ये तीनों ही रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, किसी न किसी फील्ड को या किसी न किसी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर को ये रेगुलेट करती है। ठीक है, बट अगर हम न्यूपा और ICSSR की बात करें तो ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जो फुल फॉर्म है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये हैं फुल फॉर्म्स, न्यूपा दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यस ये एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, एंड इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1962 में इंस्टीट्यूट जो था उसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली सारे ही जो ये बॉडीज़ हैं ये 5 के 5 ही हमारे न्यू दिल्ली बेस्ड ही हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बेसिकली हैं। देन हमारा सेकंड है यस UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। हम बिल्कुल ही इसका फंक्शन रेगुलेटरी है, ये रेगुलेट करते हैं कितनी सारी चीज़ों को हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो यस ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। देन AICTE इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो टीचर एजुकेशन या उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स में कुछ रेगुलेशंस हैं वो सारी चीज़ें AICTE करती है, तो यस ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। DEC है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये हमारी जो डिस्टेंस एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं या उनसे रिलेटेड जो फैसले लेती है उन्हें रेगुलेट करती है, तो इसलिए यस ये भी हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये तीनों ही हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं।
और इसका इस्टेब्लिशमेंट इट वाज 1991 में हुआ था। और लास्ट है हमारा ICSSR, जो कि ये सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड है, तो इट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो हमारा न्यूपा है और ICSSR है, ये रिसर्च बेस्ड हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं हैं। इसीलिए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ B, C एंड D ओनली। तो ये सब हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है मैच द कॉलम। बेसिकली दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सबसे पहली बात लिखी हुई है कि दो नंबर्स हैं 84 और 96, ठीक है। इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे ये 4 कुछ। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, दो लिस्ट यहाँ पे दी हुई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में दिया हुआ है उनका रिजल्ट। हमें लिस्ट 1 वाली जो भी चीज़ें, उन्हें दो नंबर्स दिए हुए हैं बेसिकली, उनसे रिलेटेड ये सारे फंक्शंस हैं, तो हमें इसे परफॉर्म करना है। ये इसका रिजल्ट जो होगा वो सामने लिखा है, उसे मैच द कॉलम करना है, ठीक है। तो दो नंबर्स जो हैं वो हैं 84 और 96, और जो हमें करना ही है फंक्शंस वो दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है HCF, राइट। दोनों नंबर्स का HCF कितना होगा, जो HCF होगा वो यहाँ इन्हीं 4 में से कोई एक नंबर है, तो जो होगा वो हमें मैच द कॉलम में मैच कर देना है। देन सिमिलरली LCM हमें इन दोनों का निकालना है, अगेन जो आंसर होगा मैच कर देना है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर इन दोनों का सम, राइट। ऑप्शंस आप देखेंगे तो येस कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस बहुत ही ईजी नहीं है कि आपको अगर एक भी आता हो तो आप कर लें, ठीक है। तो इसलिए देखिए सबसे सिंपल तो ऑब्वियसली सम है और प्रोडक्ट ही है। तो अगर आप दोनों नंबर्स का सम करते हैं, दैट इज़ 84 + 96, तो पूरा आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए दोनों आप ऐड करेंगे तो इट वुड बी 0, तो 0 एक ही ऑप्शन है 180 वाला, तो इसलिए जो सम होगा वो 180 होगा, तो डी का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, तो प्रोडक्ट में भी अगर आप सिमिलर चीज़ें ही करें तो 84 × 96, राइट। तो अगर आप पहला डिजिट देख लें तो इट वुड बी 6 × 4, 6 × 4 विल बी 24, सो 4 होगा, राइट। तो 4 लास्ट डिजिट होगा, तो इसमें से 4 किस में है, 4 है सेकंड वाले में, तो इसलिए सम हो जाएगा 180, प्रोडक्ट हो जाएगा 8064, ठीक है। बट अभी भी आप देखें अगर, तो ये दोनों ही ऑप्शंस ऐसे हैं, तो हमें A और B, दैट इज HCF और LCM एग्जैक्टली पता होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा। तो अब HCF और LCM के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यस, ये है तरीका, ऐसे हम HCF और LCM को सॉल्व करते हैं। दो नंबर्स दिए हुए हैं 84 और 96, ठीक है। ये बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड है, आप बस आपको मल्टीपल निकालना है। तो 84 आप इस वे में भी कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी होता है, गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, राइट। तो आप इसे जब करेंगे मल्टीप्लाई या इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं करके, 2 × 4 8, 2 × 2 4, देन 2 विल बी 2 and 1, देन इट विल बी 3 × 7 21, देन 7, ठीक है। पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 2 2 3 7 यहाँ पे आप देख रहे हैं वही मेंशन है, इट इज़ 2 2 3 and 7, करेक्ट। अब इसके बाद 96 को भी अगर आप सिमिलरली करेंगे तो इट विल बी 2 × 4 2 × 8, देन 2 सिमिलर हो जाएगा कि ये देखिए ऐसे सॉल्व आप कर ही सकते हैं, राइट। 2 × 6, देन अगेन 2 होगा एंड देन 3, इसलिए यहाँ पे इतनी बार 2 है एंड इंटू 3। यहाँ की जो इधर वाली वैल्यूज़ होती हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, उसी को हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी यस, ये HCF LCM नहीं है, ये सिर्फ उसके फैक्टोरियल्स हैं, जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई हो सकता है वो, ठीक है। अब HCF कैसे निकालते हैं, इट इज़ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन हो दोनों में, और वो हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट नंबर सबसे कॉमन होगा वो हम लेते हैं। बट इस तरह से जब आप करते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन से नंबर्स हैं, राइट। और जो दोनों में कॉमन होंगे सिर्फ हमें उतने ही लिखने हैं, राइट। देखिए यहाँ पे 2 × 2 2 कॉमन हो गया, ठीक है। देन अगेन 2 कॉमन है, उसके बाद आप देखेंगे इधर भी 3 है इधर भी 3 है, ठीक है। तो इसलिए हम HCF जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें ये जो नंबर है एक एक बार ही लेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 × 3, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × या 2 × 2 × 3, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। तो HCF हमारा 12 है, तो आप मैच ईजिली कर सकते हैं कि हमारा LCM 672 ही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा। बट हम इसे करते कैसे हैं ये देखें, तो देखिए जैसे HCF में हुआ कि जो कॉमन है और हाईएस्ट है तो उसे हमने ले लिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बट LCM के केस में क्या होता है, ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें जो भी कॉमन है
वो तो अलग बात है, बट इसमें बेसिकली सारे ही डिजिट्स एक बार मल्टीपल होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, और भी कोई नंबर सपोज होता 2 3 4 एनी कोई भी नंबर, राइट। तो इस नंबर की सबसे ज़्यादा बार, जितनी भी बार सबसे ज़्यादा वो आया हुआ है इन मल्टीपल्स में, तो उसे हम लिखते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 2 है, देखिए फर्स्ट वाले में 2 सिर्फ 2 बार आया है, और सेकंड वाले में 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है, राइट। तो इसलिए हम जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें हम 2 की वैल्यू 5 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 3 और 7 को जब देखें तो देखिए 3 एक बार ही आया है 84 में भी, एक ही बार आया है 96 में भी, तो इसलिए हम सिर्फ एक बार इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और फिर 7 की बात करें तो 7 भी सिर्फ एक ही बार आया है ऊपर वाले में, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होता कि कॉमन है तभी हमें लेना है, बस हमें सारे ही नंबर्स को लेना है, जो जितनी बार, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार वो किसी भी सीरीज़ में किसी भी नंबर के सामने है, हमें उसे बस उतनी बार, जैसे अगर दोनों केस में है तो इस केस में हम वो नंबर लेंगे जो ज़्यादा बार जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आया हो, ठीक है। तो आई थिंक आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। देखिए एचसीएफ जो कॉमन है दोनों में उतना लेना है, और एक ही एक बार लेना है, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 है। एलसीएम के केस में जो भी नंबर आया हुआ है हमें लेना है, बट वो अगर मान लीजिए दोनों में ही है, 84 के सामने भी 96 के सामने भी, तो इस केस में हमें उतनी बार इसे लेना है जितनी बार वो ज़्यादा हो। जैसे यहाँ 2 सिर्फ 2 बार है, 5 बार है यहाँ, तो इसलिए हमने 2 इंटू 5 बार लिया है। 3 दोनों में ही एक बार है तो हमने एक बार लिया है। 7 एक बार है तो हमने एक बार लिया है, ठीक है। तो यस, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे है 672, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए का होगा फर्स्ट, दैट इज एचसीएफ हमारा है 12, देन हमारा एलसीएम है 672, प्रोडक्ट है 8064 एंड सम है 180। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।